तो मैं यह बता रहा था कि जो धारणा है वह ध्यान के पहले का स्टेज है, और जहाँ जो कुछ भी बताया जाता है ये सब धारणा की स्थिति होती है, यानी धारणा करने की स्थिति। जो कुछ भी हम लोग करते हैं वह एक धारणा के करते हैं। हालांकि उसमें हम लोग की धारणाएं कुछ टूटती रहती हैं, यानी थोड़े थोड़े अंतराल पर टूटती रहती हैं। तो यह जो धारणा है इसमें क्या करना है कि इसकी निरंतरता होनी चाहिए, यानी जल्दी जल्दी टूटनी नहीं चाहिए। जितना अधिक से अधिक लंबे समय तक हम किसी क्षेत्र में या किसी समय में हम अपने को बद्ध कर लेते हैं, अपने चित्त को, अपने चेतना को, अपने मस्तिष्क को, आप समझिए कि आपकी जो धारणा है उसमें पुख्ता होते जा रही है। और जब ये काफ़ी लंबी समय हो जाए, इतनी लंबी समय हो जाए कि हमारा चित्त उसके साथ एकदम एकजुट हो जाए, और इतना एकजुट हो जाएगा कि दोनों में कोई भेद नहीं रह जाएगा, तो वैसी स्थिति जो है वो ध्यान कहलाती है। तो हमारा चित्त जब एकजुट हो जाए जो विषय है उसके साथ, जो भी विषय है उसके साथ जब हमारा चित्त जुट जाता है, और हमारा चित्त जो हम लोग की जो इंद्रियां हैं इनमें से ही चीज़ों को जुड़ता रहता है। तो हमारी जो इंद्रियां हैं 6 इंद्रियां हैं, जैसे आँख है, नाक है, कान है, रसना है, त्वचा है, ये 5 हो गए, और एक इनको जोड़ने वाला मन, ये 6 है। और जो हम लोग के दिमाग में विचार हैं, फोटो है, संस्कार है, जो कुछ भी है, तो वे भी हम लोग के दिमाग में जो रहते हैं वे भी हमारे लिए एक विषय बन जाते हैं। तो जो हमारी इंद्रियां संवेदना महसूस करती हैं, जैसे आँख जो है बाहर के दृश्यों को महसूस करती है, तो वे हमारे लिए विषय बन जाते हैं, उसका संस्कार बन जाता है। तो उसके उस दृश्य के साथ हम कितनी देर तक रह सकते हैं, इससे हमारा चित्त जो है पता चलता है कि हमारा चित्त कितना एकाग्र है, उस पर धारणा हमारी कितनी प्रगाढ़ है कि हम किसी दृश्य के साथ कितना सटीक रह सकते हैं, कितना उसको व्यापकता के साथ, उसको माइन्यूटली, सूक्ष्मता के साथ उसको कितना अच्छा से हम देख लेते हैं किसी चीज़ को। तो इस विषय में, देखने के विषय में चित्रकार की आँखें सबसे अच्छी मानी जाती हैं, क्योंकि वो बहुत गहराई से एक एक चीज़ देख लेता है कि छोटे छोटे बाल को, हमारे आँख के बनावट को, हमारे चेहरे के बनावट को देख लेता है और वो अंकित कर देता है इतना। तो चित्र के संबंध में उनकी जो धारणा होती है चित्रकार की, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। उसी तरह से जो है साहित्यकार हैं, तो उनकी धारणा जो है शब्दों के प्रति बहुत अच्छी मानी जाती है। वो शब्दों को बहुत बारीकी से देखते हैं, और कहीं थोड़ी भी गलती अगर कोई कर देता है तो उन्हें पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर इसने मात्रा की गलती कर दी, यहाँ इसने ऐसे कर दी। तो शब्दों के प्रति जो है उनकी धारणा बहुत अच्छी रहती है, यानी उसका मन जो है बहुत सक्रिय रहता है। मन में जो धारणा है वो बहुत अच्छी है, जो संस्कार हमारे मन में है। उसी तरह से यदि कोई संगीत में रुचि लेता है तो वह तुरंत पकड़ लेगा कि यहाँ पर जो है मात्रा की गलती हो गई है, यहाँ आरोह अवरोह की गलती हो गई है। यानी उसके जो कान जो हैं उसके काफ़ी सक्रिय रहते हैं, और शब्दों के प्रति जो है बहुत ज़्यादा सचेत होता है, उसकी धारणा उसमें प्रबल होती है। उसी तरह से जो कुक वगैरह रखे जाते हैं विशेष रूप से टेस्ट करने के लिए, 5 स्टार होटलों में रखते हैं, आप लोग जानते होंगे, तो वे लोग टेस्ट करते हैं, उसी की वे तनख्वाह लेते हैं। उनकी जीवा इतनी ज़्यादा सक्रिय हो जाती है कि बारीक सा भी अगर अंतर टेस्ट में आएगा तो बता देंगे कि ये टेस्ट में यहाँ पर गलती हो गई, ये टेस्ट सही नहीं है। तो जब हमारी जीवा उतनी सक्रिय हो जाए तो हम टेस्ट के विषय में सब बता सकते हैं, और जीवा अगर टेस्ट नहीं होगा तो फिर कुछ भी खा रहे हैं उसको उतना पता नहीं चलता है, अन्यथा वो बता देगा बारीक सा अंतर कि ये स्वादिष्ट है, ये ज़्यादा स्वादिष्ट है, इससे थोड़ा कम स्वादिष्ट है, इसमें थोड़ा खट्टा ज़्यादा हो गया, मीठा ज़्यादा हो गया, नमकीन हो गया। इसी तरह से स्पर्श की बात है, तो स्पर्श के प्रति जो है संवेदनशीलता महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है, और छोटे शिशुओं में। तो स्पर्श का मतलब हो गया हमारी त्वचा का संवेदनशील होना। तो त्वचा जब हम लोग स्पर्श करते हैं तो काफ़ी संवेदनशील व्यक्ति रहता है, और हम लोग का जो स्पर्श करने का जो क्षेत्र है, जैसे कि मान लीजिए कि ये अंगुली है, तो अंगुली में ये जो पोर होता है, इन पोर के बीच में सबसे ज़्यादा स्पर्श करने की क्षमता होती है। तो ये जहाँ सट जाएगा वहाँ स्पर्श ज़्यादा अनुभूत होगा बनस्पत की अन्य जगह भी स्पर्श महसूस होगा,
त्वचा में, लेकिन ये सबसे संवेदनशील है। तो इसका जो क्षेत्रफल जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना अच्छा होगा। और उसके बाद भावना कैसी है उसके हिसाब से स्पर्श होता है। तो भावना जिसकी जिस तरह से होती है उस हिसाब से जो प्रेम से स्पर्श करेगा, ममत्व से करेगा, या शत्रुता के साथ शत्रु भी स्पर्श करता है, पकड़ लेता है हाथ को, तो आदमी परेशान हो जाता है। तो स्पर्श हम त्वचा से करते हैं। और उसी तरह से अब जो हमारा मन है इन सब का विश्लेषण करके हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो अभी जो हम लोग ध्यान साधना में जाएंगे तभी हम लोग बहुत सिंपल सा में जाएंगे, कि आप में से अधिकतर लोग जो हैं वो पहली बार ही होंगे। तो सिंपल सा में क्या है, पहले मैं आपको वहाँ जो बताया था ध्यान, जब आसन कर रहे थे तब तो ध्यान आसन पर बताया था, तो उनमें से ही किसी एक ध्यान आसन पर बैठ जाएंगे। सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, वज्रासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, इनमें से किसी में भी एक अपना चुन लीजिए, उसमें बैठ जाइए। और आपको कोशिश ये करनी है कि एक बार आप पोजीशन तो ले सकते हैं, पोजीशन बदल नहीं सकते, ये आप ध्यान रखना है आपको। पूरे जो ये काल चलेगा इसमें आप जो भी पोजीशन ले लेंगे, चाहे सुखासन, चाहे ये नहीं कभी सुखासन कर लिए, कभी पद्मासन कर लिए, कभी वज्रासन कर लिए, ऐसा नहीं करेंगे। आपको चुनना है एक बार ही, आप जिसमें आराम से सुखपूर्वक ज़्यादा लंबे समय तक आपको लगता है कि हम बैठ सकते हैं, उसको ही आप चुनिए। लेकिन जिसको भी आप चुनेंगे अब आप हिलेंगे नहीं, थोड़ा भी आपका हिलना नहीं चाहिए। सिर्फ श्वास प्रश्वास की वजह से जो शरीर में गतिविधि होगी बस वही होगी। आप अपनी तरफ से शरीर में कुछ भी हिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आँख की पुतलियों को भी नहीं आप नहीं हिलाएंगे, न पेट को हिलाएंगे, न हाथ को हिलाएंगे, न सिर को हिलाएंगे। हो सकता है कि सिर आपका दर्द करे, गर्दन दर्द करे, कमर दर्द करे, कोई भी चीज़ जो है हो सकता है कि आपको दुखने लगे, परंतु आपका संकल्प इस समय यही है कि हमें अपने पोजीशन को किसी भी स्थिति में बदलना नहीं। जैसा एक बार बैठे हैं, जैसा जो पोजीशन चुने हैं, ठीक वैसा ही पोजीशन लास्ट तक रहना चाहिए। ये आपका सबसे महत्वपूर्ण संकल्प है, ये ध्यान रखें। दर्द बढ़ेगा, उससे जो जो क्रिया प्रतिक्रिया होगी आपको सब अपने आप पता चलेगा। सांस आपकी लंबी हो सकती है, छोटी हो सकती है, वो अपने आप पता चलेगा। लंबी होगी तो आपको पता चलेगा कि मैंने सांस ली और लंबी ली, छोटी होगी पता चलेगा कि मैंने सांस ली और छोटी ली, मध्यम होगा तो इसी तरह से मध्यम का पता चलेगा। यानी सांस की लंबाई, सांस की जो गुणवत्ता है वो आपको पता चलेगा। आपको अपनी तरफ से कहीं फोकस नहीं करना है, आपको खुद ब खुद सब पता चलेगा। ये नहीं कि कहीं आपको एक जगह दिमाग लगाना है विशेष जगह पर, वो दिमाग नहीं लगाना है, वो अपने आप ही लगेगा, आपको लगाने की कोशिश नहीं करनी है। अब इसके बाद जो है आपके शरीर में हरकतें हो सकती हैं, कुछ मांसपेशियाँ हिल सकती हैं। अगर कहीं दर्द होता है, ध्यान दर्द पड़ जाएगा, अपने आप जाएगा जहाँ जाना है, आप अपने आप जाएगा। जाने आपको उसको न रोकना है न उसको वहाँ ले जाना है, अपने आप बस आपको सिर्फ एक साक्षी के रूप में महसूस करना है सब कुछ। कुछ आवाज़ें सुनाई पड़ेगी, मैं आपको कुछ आवाज़ें सुनाऊंगा, तो आवाज़ भी आपको सुनने की कोशिश नहीं करनी है, अपने आप सुनाई पड़ेगी। आपको कुछ कोशिश नहीं करनी है, बस आपका एक संकल्प है कि मुझे स्थिर होकर के बैठे रहना है और सुखपूर्वक बैठना है। ये ध्यान रखें, दुख होगा परंतु उसके बावजूद भी आपको सुखपूर्वक बैठना है। यानी दुख दर्द हो रहा है तो उसको भी मुस्कुरा के उसका स्वागत करना है। उसका स्वागत जो है आपको उससे विरोध करके नहीं करना है कि दुख से मुझे बचना है, उसका विरोध नहीं करके नहीं करना है। आराम से मुस्कुरा करके ही उसका स्वागत करना है। जो भी घटनाएं घटी, किसी घटना का ना आपको प्रतिकार करना है ना विरोध करना है। जो आवाज़ें मैं आपको सुनाऊंगा वो आवाज़ें भी सुनाई पड़ेंगी, और जो आवाज़ें नहीं सुनाऊंगा वो भी सुनाई पड़ सकती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कभी कोई इधर से गुजर गया और उसने कुछ बोल दिया तो हो सकता है, लेकिन आपको उसका प्रतिरोध नहीं करना है। आपको सिर्फ महसूस करना है कि मुझे ये आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी। मैं आपको वैसे जो ध्वनियाँ हैं, जो शोध की ध्वनियाँ हैं वह मैं सुनाऊँगा, तो उन ध्वनियों पर आप वो करेंगे।
तो शुरुआत में सामान्य ध्वनियाँ होंगी जो कि आपको धारणा में प्रगाढ़ करने के लिए है। इसके बाद मैं आपका जो पहला चक्र है मूलाधार चक्र, उसको जगाने के लिए अलग ध्वनि का प्रयोग करूँगा। वह जो है राग में, तो मूलाधार चक्र को राग हंस ध्वनि बजाते हैं और आप राग हंस ध्वनि जो है आपको उसको प्रेरित करें, लेकिन आपको सुनना नहीं है, फोकस करके, ये ध्यान रखें। अपने आप सुनना पड़ेगा, वो ध्वनि जाएगी, अपने आप इफेक्ट उसका आएगा। आपको बैठे रहना है, शरीर में जो भी गतिविधियाँ होती रहेंगी। तो पहले आपको मैं सामान्य ध्वनि सुनाऊंगा और आपका जो से मैंने शुरू से बताया हुआ है, श्वास प्रश्वास जो है, श्वास प्रश्वास पर आपका वो रहेगा कि श्वास प्रश्वास पर आपको एक तरह से ध्यान देना है और वो आपकी जो शुरुआत है वो मल द्वार से और मूत्र द्वार से, ये पहले बनते हैं। तो मल द्वार और मूत्र द्वार से ही श्वास की शुरुआत होगी और प्रश्वास का वहाँ अंत होगा। यानी एक वर्तुल आप बनाते रहेंगे, श्वास की प्रश्वास की, श्वास की प्रश्वास की। और ये श्वास जैसे लिए और जब प्रश्वास छोड़े तो उसके बाद जब हम श्वास इनके कंप्लीट होगा तो मल द्वार को और मूत्र द्वार को सिकोड़ लेंगे और उसके बाद फिर जो है सिकोड़ लेंगे तो अपने आप झटका एक महसूस होगा। फिर जो है फिर पुनः वापस अपने पोजीशन पर वो चला जाएगा। फिर जब प्रश्वास करेंगे, प्रश्वास का जब अंत होगा फिर सिकोड़ लेंगे। इस तरह से ये आपकी गिनती चलती रहेगी और ये चलता रहेगा। तुम भी बैठ सकते हो, उठो। क्या नहीं बैठ सकते? तो जिस पोजीशन पर आप बैठ सकते हैं उसी पोजीशन पर बैठिए। आप पैर फैला के बगल पर लगता है आपको कि मैं ज़्यादा देर बैठ सकते तो पैर फैला करके ही बैठिए, लेकिन एक पोजीशन जो आपने चुन लिया, पोजीशन बीच में बदलना का अलाउ नहीं है किसी हालत में, चाहे कितना भी दर्द हो, कहते भी नस फटे, दिमाग फटे, कुछ भी फटे, आपको स्थिर होकर बैठे रहना है और उसका प्रतिरोध भी नहीं करना है, बल्कि शांत मुस्कुराते हुए आराम से। भले दर्द बढ़ता हो, दर्द कितना भी बढ़े, लेकिन आपको मुस्कुराना ही है। समझ लीजिए कि आपको इसी की नौकरी दी गई है मुस्कुराने की। जैसे एयर होस्टेस को दिया जाता है कि वो झूठ मूठ का मुस्कुराते रहती है, तो आप ऐसा समझ लीजिए। तो आपको हिलना नहीं है, श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना है जैसे मैंने वो बताया था। और जब प्रश्वास पूरा हो जाएगा तो मल द्वार को और मूत्र द्वार को सिकोड़ लेना है। मैं दोबारा फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप दोहरा दूँ, ताकि आप कोई चीज़ इसमें भूलें नहीं। और उसको सिकोड़ लेंगे, पुनः जब प्रश्वास शुरू होगा फिर सिकोड़ लेंगे। इस तरह से एक झटका आता जाएगा, एक रिदम बनता जाएगा और ऊर्जा का प्रवाह जो है आप देखेंगे रूपांतरण होने लगेगी। आपकी ऊर्जा वो ओज में तेज में बदलने लगती है और आपको विद्युत जैसा दौड़ता हुआ महसूस होगा। अब जो मैं आपको ध्वनि सुनाऊंगा उस ध्वनि को भी आपको गौर से नहीं सुनना है, अपने आप सुनाई देगी, आपको उस पर गौर नहीं करना है। तो पहले सामान्य सी ध्वनि होगी, उसके बाद फिर मैं विशेष रूप से मूलाधार चक्र के लिए आज शुरुआत है, तो मूलाधार चक्र को जगाने वाला जो है राग हंस ध्वनि वो बजाऊंगा और उसको आपको सुनना नहीं है, गौर करके आपने सुनाई पड़ेगा, वो अपना काम खुद करेगा। आपको बस श्वास प्रश्वास पर ध्यान देना है एक। इसके बाद जो गहराई में उतर जाएंगे और थोड़ा, उनको क्या है कि हृदय की गति का भी पता चलने लगेगा। जो गहराई में नहीं उतर पाएंगे तो वो तो श्वास प्रश्वास पर ही जाएंगे। श्वास प्रश्वास पर रहते हुए भी हृदय की धड़कन सुनाई पड़ेगी। जिनको ये पड़ जाएगी उनको एक अच्छी उपलब्धि है। और उसके बाद जो शिराओं में खून दौड़ रहा है उसका पता चलेगा। और गहराई पर जब ऐसे और गहराई आएंगे तो जो हम लोग का जो नर्वस सिस्टम है, हाँ, उसमें भी डेंड्राइट्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म शिराएँ होती हैं, उसमें चमक आएगी, विद्युत जैसी चमक आएगी, वो चमकीला जैसा लगेगा। तो जब आप झटका देंगे उस समय ही चमकीला और तेज उभरेगा, जब वहाँ तक प्रवेश हो जाएगा तब, और वो मस्तिष्क में जाता रहेगा, मस्तिष्क को आपूरित करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। जो हम लोग के शरीर में एंडोर्फिन हार्मोन है वो बढ़ता चला जाता है। और इसके बाद फिर जो है आपको जो है
गिरता हुआ महसूस होगा, लगेगा कि हमारा शरीर गिर रहा है, ऐसा लगेगा हमारा शरीर हल्का हो रहा है, ऐसा लगेगा कि कोई इन चीज़ों के अलावा जो आपको सुनाई देगी, इसके अलावा आपको भीतर से कुछ सुनाई पड़ने लगेगा, जो आपके भीतर की ध्वनि होगी। ये ध्वनि तो मैं बाहर से सुनवाऊँगा, लेकिन आपको भीतर की ध्वनि भी मालूम पड़ सकती है किसी किसी को। आपको जब मालूम पड़ेगी तो अपने आप मालूम पड़ेगी, उस पर भी आपको फोकस नहीं करना है, अपने आप ही मालूम पड़ेगी। आपको बस सिर्फ इतना है कि संकल्पवान होकर के बैठे रहना है और अपने आप मालूम पड़ता है कि उन सब का गवाह के रूप में आपको देखते रहना है। बस इतना बार करना है। कुछ प्रेशर भी बढ़ सकता है। सबसे जो खतरनाक स्थिति इसमें जो आती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है सादा घबराता है, वह प्रेशर से ही है। दर्द से भी घबराता है आदमी, परंतु दर्द से उतना ही घबराता है जितना कि प्रेशर से घबराता है, दबाव से। वह सबसे कठिन है। और जो दबाव होता है उससे लगेगा कभी कि क्या पता हमारे हृदय की गति रुक जाए, ऐसा लगेगा कि क्या पता मैं सांस लेना ही भूल जाऊँ, सांस नहीं आए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। सांस की प्रक्रिया और हृदय की गति जो है ना, वो अपने आप चलती है, आपके सोचने से नहीं चलती है। नहीं तो सोच के आप उसको ना बंद कर सकते हैं ना चालू कर सकते हैं, वो अपने आप चलती रहती है। इसलिए आपको उस पर बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्वास प्रश्वास अपने आप आएगी जाएगी, दिल की धड़कन अपने आप धड़केगी, दर्द अपने आप सब होता रहेगा, प्रेशर अपने आप बिल्डअप होगा और डिफ्यूज भी होगा। प्रेशर बढ़ेगा एक स्थिति में, उसके बाद फिर जो है घट जाएगा, बढ़ेगा फिर घट जाएगा। अगर बढ़ रहा है उसको आप घबरा गए और घबरा करके जो है फिर सामान्य स्थिति में आ गए, तो आपको पुनः वहाँ जाने में हो सकता है कि कुछ और ज़्यादा समय लग जाए। तो घबरा करके आपको आना नहीं है, इतना जानना कि प्रेशर अपने आप बढ़ता है एक समय तक, उसके बाद पुनः जो है प्रेशर सामान्य हो जाता है, ये ध्यान रखें। अब इसके बाद जो है आँख, जो मैंने पहले आपको बताया, आँख आपकी आधी मुदी हुई और आधी जो है खुली हुई। इस आँख की जो पोजीशन है यही रहेगी। और मैंने उस वक्त भी बताया था कि आप जो है एक इस तरह से इस पर कर चुके, हम लोग मूलाधार पर कर रहे हैं, इसलिए ये ध्यान दीजिए कि हम लोग का एक जो है अंश चेतना का वो वहाँ पर होना चाहिए, अस्थायी रूप से करना चाहिए, मल द्वार के आसपास वहाँ पर रहेगा। और उसके बाद दूसरा जो भाग है वो यहाँ पर रहेगा, सहस्त्रार। एक भाग यहाँ एक भाग, यानी दो भाग में इसको हमको बांट लेना है। अगर जो नहीं बांट पाएंगे तो कोई बात नहीं है, एक अस्थायी रूप से बांट लीजिए। एक अपना एक आँख बंद करके अपने एक काल्पनिक चित्र देख लीजिए कि मैं कैसा लगता हूँ। जो नहीं देख पाते हैं वो शीशा में भी देख सकते हैं। तो चूँकि यहाँ भी शीशा है नहीं उस तरह का, लेकिन अगर घर में करेंगे तो आप शीशा में भी देख सकते हैं। तो आप काल्पनिक रूप से अपनी छवि देख लीजिए और तब अपने को दो भाग में बांट लीजिए। अब आपकी काल्पनिक छवि जो है ये आपके काम आएगी बहुत, क्योंकि आपका दिमाग का एक हिस्सा इसके प्रति सचेत रहेगा। आपको अपने दिमाग के कई हिस्सों को सचेत करते रहना, तो एक हिस्सा इसके प्रति सचेत रहेगा जो हमारे काल्पनिक ये जो शरीर है, जो कि हमने छवि बनाई है। तो आप बात समझ गए हैं। इसमें से किसी को अगर कुछ बात समझ में नहीं आई है, भूख प्यास भी आपको लग सकती है, गला सूख सकता है, श्वास प्रश्वास होने पर शरीर का तापमान भी बढ़ सकता है, लेकिन आपको स्थिर रहना है हर स्थिति में। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें, इसके बाद अब हम लोग शुरू करेंगे। कंटिन्यू नहीं कर पाए तो मान लीजिए कि आप हमने तोड़ दिया अपना, तो फिर पैर फैला के ऐसे करके ही आप आराम से, हाँ, तो फिर आराम से फिर करते रहिए उसको, यानी फिर सेकंड स्टेज पर। लेकिन तो आपका तो वहाँ से तो वो तो हो ही गया, हाँ, उस स्तर से गिर गया, लेकिन कोई बात नहीं, उसको करते रहिए। फिर उसके बाद फिर पुनः लौट करके फिर उस पर आ जाइए। इस तरह से आपकी अधिकतम शक्ति बढ़ती जाएगी, बैठने की बढ़ती चली जाएगी। तो जिनको दिक्कत होती होगी ऐसे बैठने में, तो फिर वो ऐसे करके बैठ लेंगे। हाँ, हालांकि इससे तो उसका रिदम तो बिगड़ जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बैठ लेंगे, सुस्ता लेंगे, इसी में बैठे रहेंगे। अब इसी में ध्यान शुरू कर देंगे। फिर जैसे वो बैठ के वैसे करते हैं वैसे इसी में ध्यान कर देंगे। फिर अगर इसमें से थक गए, परेशान हो गए, तो अपनी जो दूसरी पोजीशन है उसमें भी जा सकते हैं, लेकिन लेटेंगे नहीं, ये ध्यान रहे। आपको बैठना ही है, लेटना नहीं है किसी हालत में। लेटने से आप नींद में जा सकते हैं,
इसलिए लेटना नहीं है। और एक बात और बताऊं कि इसमें करते समय ये भी नींद भी एक बाधा है। हो सकता है कि आप झुकने लगें, लेकिन आप उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। जब आप बैठेंगे तो वो नींद धीरे धीरे अपने आप खत्म होने लगेगी। जब शरीर में दर्द शुरू होगा तो नींद समाप्त हो जाएगी। दर्द शुरू होने पर नींद अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो नींद के जो झोंके आएंगे भी अधिक आ गए किसी कारणवश, तो वो धीरे धीरे 8-10 झोंके, 20 झोंके, 25 झोंके के बाद जो है वो समाप्त हो जाएगा। दर्द जो थोड़ा सा उभरेगा वो समाप्त हो जाएगा और नींद जो है नहीं आएगी। और उससे अगर नींद आ भी गई और दर्द का झोंका भी नहीं उभर पाया, नींद आ गई और आप सो गए, तो फिर सो ही गए। नींद कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी यह इसको चित्त में एक विक्षेप माना गया है और इसको ध्यान में, समाधि में बाधा माना गया है। तो यह ध्यान रहे। और एक डर भी सताता है, अभिनिवेश उसको कहते हैं पतंजलि जी, कि भय हो जाता है कि हमें रोग हो जाएगा या हम मर जाएंगे, मतलब ऐसी स्थिति। तो ये जान लीजिए कि वह एक काल्पनिक भय है, ऐसा कुछ होगा नहीं, लेकिन ये सिर्फ एक विचार है। ये विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे। ये विचार क्यों आते हैं? ये दर्द प्रेरित करता है। ये विचार दर्द हर समय प्रेरित करता है अपनी पुरानी पोजीशन पर आपको ले जाने के लिए। तो इसीलिए वो ये विचार देगा कि रोगी हो जाओगे, तुम्हारा पैर खराब हो जाएगा, तुम्हारा ये पीठ, गर्दन, कमर, ये सब खराब हो जाएंगे, सिर खराब हो जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन ये सब विचार हैं और कुछ नहीं है। और दिमाग की यह एक साजिश है बहकाने की। तो उसमें आपको ध्यान नहीं देना है, इसको खारिज करते रहना है। मेरे इस वाक्य को याद रखिए, इससे कुछ होगा नहीं। और आप समझ लीजिए कि यह एक विचार है, मैं रोगी नहीं हुआ हूँ, मैं मरा नहीं हूँ, मात्र एक विचार है कि मैं मर जाऊँगा, या एक वाक्य है, बस इस वाक्य को मैं खारिज करता हूँ। और संकल्प के साथ उसी तरह से बैठे रहिएगा। तो वह एक बाधा आ सकती है, उसको मैंने आपको बता दिया। अब जो है किसी को और कुछ पूछना पूछिए। अब हम लोग शुरू करें। कोई शंका नहीं है? तो जो भी पोजीशन आपको उचित लगता है, जिसमें आपको लगता है हम ज़्यादा देर तक बैठ सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं, उस पोजीशन को आप ले सकते हैं। और आँख आपकी आधी बंद आधी खुली रहनी चाहिए। और नाक का ये जो दोनों छोर है, मैंने जैसे बताया था, इन दोनों छोरों पर आपको टिकाए रखना है नज़र को। और ठीक इसी के विरुद्ध में, यानी एक त्रिकोण यहाँ बन गया, एक त्रिकोण यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो एक चतुष्कोण हो गया एक तरह से। तो ये नाक के छेद में आपको देखना नहीं चाहिए जब पलक हो जाएगी। और पद्मासन में ऐसे बैठ जाएंगे, सिद्धासन में जैसे इस वैराग मुद्रा को ले सकते हैं। और थोड़ी भी आप कोशिश यही कीजिएगा कि थोड़ी भी हिलने ना पाए, शरीर थोड़ा भी ऐसा ना होना पाए आप अपनी तरफ से। वैसे शरीर खुद ब खुद ऐसा हो जाता है तो होने दीजिए, लेकिन आप नहीं कोशिश करेंगे उसको हिलाने की। मान लीजिए शरीर खुद ब खुद झटका खा कैसे हो जाता है तो कोई बात नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। शरीर झटका दे रहा है, आप झटका नहीं दे रहे हैं, मतलब आपको अपने दिमाग से स्ट्रॉन्ग रहना है। आपको खुद महसूस होगा कि शरीर मेरा झटक गया है, तो इससे पता चल जाएगा कि मेरा शरीर अलग है, मेरा मन अलग है। अभी आपको पता नहीं चल रहा है। जब शरीर खुद ब खुद झटकेगा तो आपको स्पष्ट हो जाएगा। उस वक्त आपको शरीर और मन का जो अलगाव होता है वो आपको पता चलेगा। जो सामान्य स्थिति में पता नहीं चलता लोगों को, उसका पता चल जाएगा। तो अब आप लोग बैठ गए हैं, आप जो है थोड़ा वहाँ से हट जाइए, क्योंकि वहाँ पर वो है। आप थोड़ा इधर आ जाइए, हमारे करीब आ जाइए, तो साउंड बॉक्स से आप इधर आ जाइए।